चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 17 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक जो पॉइंट्स देखे थे ना, कि जिसमें ये देखा था कि हमारे इंडिया में वेजिटेशंस की, मतलब जो प्लांट्स आए हुए हैं, फॉरेस्ट आए हुए हैं, उनकी कितनी सारी वेराइटीज़ हैं, और जिनमें जितने टाइप के फॉरेस्ट हैं वो 5 टाइप के फॉरेस्ट के बारे में भी हमने समझा था, बराबर। और आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करें वो टॉपिक है फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड द यूटिलिटीज़। हमने फॉरेस्ट के बारे में तो समझा पहले, अब ये जाने कि फॉरेस्ट में से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, उनके यूजेस क्या हैं। तो देखो, इसकी तो समझो हुए कोई लिमिट नहीं है, फॉरेस्ट में से इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, है कि नहीं। अगर ये ट्रीज़ ना होते, ये फॉरेस्ट ना होते, ये नेचुरल वेजिटेशन ना होते, तो शायद हमारी लाइफ पॉसिबल ही ना होती, बराबर ना। हम लोगों का भी ज़िंदा रहना मुश्किल होता कि अगर ये फॉरेस्ट ना होते तो। और इनमें से ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, कि जैसे कुछ एग्जांपल सुने, बराबर ना, कुछ नाम सुनो यहाँ पर ध्यान से, कि जैसे कि टीक और साल ट्रीज़ आते हैं, टीक और साल टाइप के ट्रीज़ आते हैं, जिनमें से टिम्बर वुड मिलता है, टिम्बर नाम का वुड मिलता है, जिनमें से बनते हैं फर्नीचर, जो फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बराबर। हमारे वेस्ट बंगाल में सुंदरवन आया हुआ है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे बनते हैं सुंदरी ट्रीज़। वहाँ पे ट्रीज़ बनते हैं सुंदरी ट्रीज़। हमने पहले भी समझा था, पता है कि हमारे इंडिया में 5000 टाइप के ट्रीज़ आए हुए हैं, तो हर का अलग अलग यूज़ होता है ना। तो जैसे सुंदरबन में आए हुए हैं सुंदरी ट्रीज़, जिनका यूज़ बोट्स बनाने के लिए होता है। वो नदी में जो बोट चलती है ना लकड़ियों की, वो छोटी छोटी बोट्स बनाने के लिए ये सुंदरी ट्रीज़, उनके जो है वो वुड का यूज़ होता है, उनकी लकड़ी का, बराबर। इनके अलावा पाइन ट्री आती है, चिड़ ट्री आती है, पाइन चिड़, ये ट्रीज़ आती हैं कि जिनका यूज़ स्पोर्ट्स गुड्स बनाने के लिए, जब वो क्रिकेट के सामान जो आप लोगों को मिलते हैं, बैट है, स्टंप है, बराबर, वो सब ये पाइन ट्रीज़, चिड़ ट्रीज़ में से मिलते हैं। या तो फिर पैकिंग बॉक्सेस, वो पता है वो आम की पेटियाँ आती हैं, वो सबके याद होंगे आम की पेटियाँ, कि जिसमें आम पैक होके मिलते हैं हमें, तो वो पैकिंग बॉक्स वो भी इनमें से बनते हैं, बराबर। इनके अलावा चिड़ ट्रीज़ आती है ना, चिड़ ट्रीज़, उनमें से जो लिक्विड मिलता है, हाँ, ट्रीज़ में से जो लिक्विड मिलता है उनमें से टर्पेंटाइन बनता है, टर्पेंटाइन, जिनका यूज़ पता है, जो घर पे पेंटिंग वगैरह की करवाई जाती है ना, या घर पे कलर वगैरह करवाया जाता है, उनमें यूज़ होता है ये टर्पेंटाइन, ठीक है। इनके अलावा सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी जिसे कहते हैं सैंडलवुड, उसका यूज़ आप सबको पता होगा। उनका यूज़ ऑयल बनाने के लिए, कॉस्मेटिक चीज़ें बनाने के लिए, जो आपके घर पे क्रीम वगैरह आती होगी, पाउडर वगैरह, इन सब में भी पता है वो चंदन की क्रीम बनती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये सैंडलवुड की है कि नहीं। तो ये सब उनमें से बनता है ना। परफ्यूम वगैरह बनते हैं उनमें से, बराबर। इनके अलावा बाम्बू ट्रीज़ आती हैं, बाम्बू ट्रीज़ सुना होगा आपने, उनमें से बास्केट बनाए जाते हैं, लकड़ियों के बास्केट, टॉयज़ बनाए जाते हैं, या होम डेकोरेशन के कितने सारे शोपीस वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, वो बाम्बू ट्रीज़ में से। तो देखो, हर एक ट्रीज़ की अपनी अपनी यूटिलिटी है, अपना अपना यूज़ है कि नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ लकड़ियाँ ही मिलती हैं ऐसा नहीं है कि भाई ट्रीज़ में से सिर्फ लकड़ियाँ, वुड ही मिलती है और उसका अलग अलग यूज़ किया जाए, नहीं। लेकिन ट्रीज़ में से और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कुछ ट्रीज़ में से लैक मिलता है, लैक, जिसे हम लोग सिंपल है ना लाख कहते हैं, लाख का लकड़ा ऐसे कहा जाता है, कि जिनमें से सीलिंग वैक्स बनता है। देखो, कोई चीज़ पे सील लगाते हैं ना रेड कलर का, कोई घर बन करके जाते हैं गवर्नमेंट के लोग, तो वो रेड कलर की सील लगाते हैं। आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स आते हैं तो उनके ऊपर भी सील लगा हुआ होता है। तो ऐसी सील लगाने के लिए ये लैक यूज़ होता है, वो भी लैक ट्रीज़ में से मिलता है। इसके अलावा रेसिन, गम, रबर, हनी, ये सब भी तो ट्रीज़ में से ही मिलता है ना हमें, बराबर। और ऐसे बहुत सारी दूसरे भी प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका यूज़ मेडिसिनल यूटिलिटी के लिए होता है, मेडिसिनल यूटिलिटी, ठीक है, दवाइयों की तरह। आप सबको ही पता है कि हमारे इंडिया में आयुर्वेद कितना फेमस है, और आयुर्वेद क्या काम करता है, तो प्लांट एंड ट्रीज़ में से ही दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। तो दवाइयाँ बनाने के लिए उनका यूज़ होता है। जैसे उनमें से कितनी सारी चीज़ें हैं कि कितने सारे प्लांट्स हैं जिनका यूज़ दवाइयाँ बनाने के लिए होता है, जैसे सर्पगंधा, लीमड़ो, तुलसी, अर्जुन सदद,
बिली, गालो, हरडे, आंवला, करंज, ये सब अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं कि जिनका यूज़ मेडिसिनल यूटिलिटी में होता है, और जिसमें से इनका यूज़ करने पर हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट बीमारियां उनमें ख़त्म होती है। जैसे सर्पगंधा आता है, नाम सुनना ध्यान से, यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि उस टेक्स्ट बुक में ये सब नाम दिए हुए हैं कि जैसे सर्पगंधा आता है कि जिनका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के लिए होता है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उनके लिए ये प्लांट बहुत यूज़फुल है। या लीमड़ो आता है, लीमड़ो है ना, बैक्टीरिया से बचाता है, बीमारियों से हमें बचाता है। तुलसी, तो वो तुलसी आप हर एक के घर में लगी हुई होगी ना, ये तुलसी का प्लांट होता है कि जिनका यूज़ अगर हमें फ़ीवर हो या कोल्ड कफ हो, सर्दी खांसी हो, तो उसमें ये तुलसी, आप सबको पता होगा घर पे आपके मम्मी जो है वो तुलसी की चाय बना के देते होंगे, है ना, तुलसी का काढ़ा बना के देते होंगे, ठीक है। तो ये सब यूज़ होता है ना। अर्जुन सदद नाम का प्लांट आता है जिनका यूज़ हार्ट एलिमेंट्स के लिए, दिल की कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए उनका यूज़ होता है। इसके अलावा बिली वो कहलाता है कि जो आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोग जो है वो शंकर भगवान पे अगर मंदिर जाते हो तो वहाँ पे पता है वो बिली पत्र चढ़ाते हैं ना, बिली पत्र, वो बिली के पत्ते, वो पत्तों का यूज़ गैस के लिए, या तो कफ की प्रॉब्लम हो, पेट में गैस की प्रॉब्लम हो या कफ की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये पत्तों का यूज़ होता है। या गालो नाम के पत्ते आते हैं, प्लांट आते हैं एक्चुअली, जिनका यूज़ डायबिटीज़ के लिए, या तो फिर फीवर हो, जॉइंट पेन, अगर जो है वो हड्डियों में दर्द हो तो उनके लिए होता है। फिर हरडे कहते हैं, पर हवा बाण हरडे, आप सबने ये नाम सुना होगा, जिनका यूज़ कॉन्स्टिपेशन में, हेयर डिसीज़ के लिए, बालों की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, पेट की प्रॉब्लम हो तो ये हरडे यूज़ होता है। फिर आंवला, आप सबने खाए होंगे ना खट्टे आंवले, जिनका यूज़ भी गैस की प्रॉब्लम के लिए, एसिडिटी के लिए, उन सब के लिए इनका यूज़ होता है। फिर करंज, तो करंज नाम का प्लांट आता है जिनका यूज़ कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो या तो फिर डेंटल प्रॉब्लम हो, दांतों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनके लिए ये प्लांट यूज़ होता है। तो देखो एक दो थोड़ी, कितने सारे यूजेस हैं इनके अलावा, मेडिसिन के अलावा भी दूसरे यूजेस जो पहले भी देखे, दूसरे भी अगर देखें तो जैसे पता है खाखरो ट्रीज़ आते हैं, खाखरो ट्रीज़ हैं, उनके लीव्स, उनके पत्ते होते हैं ना, उनमें से लीव प्लेट बनती है। आप लोगों को ध्यान होगा, पता है साउथ इंडिया में वो लोग प्लेट में नहीं खाते, पत्तों पे खाते हैं, तो वो पत्ते भी इन्हीं में से ही बनते हैं ना, खाखरो लीव्स में से। इनके अलावा खैर ट्रीज़, तो खैर ट्रीज़ में से कैच्यू बनते हैं। टिमरू ट्रीज़ आते हैं, टिमरू लीव्स, टिमरू नाम के पत्ते आते हैं, उनमें से बीड़ी बनती है, बराबर। तो देखो इतना सारा यूज़फुल है और इतने यूजेस हैं फॉरेस्ट के। और दूसरा अगर देखो तो जो फॉरेस्ट के अंदर लोग रहते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग, उनके लिए तो ज़िंदगी वही है सब। और दूसरे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए भी पूरी लाइफ तो वही है ना, उनके लिए फॉरेस्ट ही सब कुछ है ना, बराबर ना। हम सिटी में रहते हैं ना इतनी दूर, इसीलिए हमें ये फॉरेस्ट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जो लोग खुद जंगलों में ही रहते हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, तो उन लोगों को पता है कि ये जंगल कितने ज़रूरी हैं, कितने इम्पोर्टेंट है उनके लिए, बराबर। अब देखो ये तो था उनका कि भाई ट्रीज़ में से, फॉरेस्ट में से क्या क्या मिलता है। अब दूसरा एक पॉइंट आता है जो है इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि उसकी इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस क्या है। इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस मतलब कि भाई उससे, फॉरेस्ट से, ट्रीज़ से इन्वायरमेंट को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो इन्वायरमेंट को भी, नेचर को भी तो बहुत फ़ायदा होता है ना ट्रीज़ से। जैसे यही ट्रीज़ हैं जो बारिश लाते हैं, बराबर, यही ट्रीज़ हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करके रखते हैं, ख़राब नहीं करते, पॉल्यूशन कम करते हैं। यही ट्रीज़ की वजह से हमारा लाइफ सेविंग ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम ज़िंदा रहते हैं, वो ऑक्सीजन भी इन पेड़ों से ही मिलता है। यही पेड़ हैं जो फ्लड, मतलब कि बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। कभी जो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती हो तो ये पेड़ ही वो ज़मीन को टूटने से, या क्या कह सकते हैं कि भाई बाढ़ से बचाने में हेल्प करते हैं। दूसरा कि भाई हवा में जो भी पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेंट जो भी मटेरियल्स हैं, उन सब को ये ट्रीज़ एब्जॉर्व कर देते हैं, हवा से पॉल्यूशन कम हो जाता है,
बराबर ना। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस भी ये ट्रीज़ खुद ले लेते हैं, बराबर। ये सॉइल को, ज़मीन को ख़राब होने से बचाते हैं ये ट्रीज़। ज़मीन के अंदर का वाटर जो ग्राउंड वाटर कहलाता है, उस ग्राउंड वाटर को ये मेंटेन रखते हैं, बराबर ना। इनके अलावा इन ट्रीज़ की वजह से ही नेचुरल ब्यूटी बनी रहती है। अब कोई भी जगह पे जाओ ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा कि जहाँ दूर कोई एक बहुत अच्छा जंगल दिखाई दे, बहुत अच्छा गार्डन, अच्छे अच्छे ट्रीज़ लगे हुए हो, वो दिखाई दे ना, तो वो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये ट्रीज़ हमारे नेचर की ब्यूटी बढ़ाते हैं, बराबर। और कितने सारे ऐसे प्लेसेस हैं कि जहाँ पर ये क्या कह सकते हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, बायोडाइवर्सिटीज़ बनी गई हैं। तो वहाँ पर भी वो ये ट्रीज़ की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, बराबर ना। कितने सारे फॉरेस्ट तो ऐसे हैं जो टूरिस्ट प्लेस हैं, है कि नहीं। तो इनका एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस भी तो इतना है ना, बराबर। तो ये इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में समझा। अब दूसरा एक पॉइंट आता है, वो आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन मतलब क्या? कंजर्वेशन मतलब कहते हैं कि भाई फॉरेस्ट को बचाना, उसे संभालना। अब ये बात ठीक है कि देखो हमने इतने सारे यूजेस देखे फॉरेस्ट के, और हमें पता है वो सब यूज़ किसको मिल रहे हैं, हमें ही मिल रहे हैं ना, हमें ही फ़ायदा होता है ना ट्रीज़ में से। लेकिन उसके बावजूद हम ह्यूमन जो हैं, हम इंसान जो हैं, वो इतने सेल्फिश हैं कि हम हमेशा ऐसे ट्रीज़ को काटते रहते हैं, नेचर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, बराबर ना। हमारी जो इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, और बिना सोचे समझे फिर नेचर को हम लोग नुकसान पहुंचाते। इतने सारे पेड़ हम लोग बिना सोचे समझे काटते जाते हैं, है कि नहीं, इतना बड़ा नुकसान, बराबर। आप लोगों को पता होगा कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन शुरू हुआ है, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब नई नई इंडस्ट्रीज़ बनने लगी है, तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ बनती है? फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में, शहर से दूर। और शहर से दूर जहाँ पर जंगल होते हैं, तो वहाँ पर पूरे जंगल काट दिए जाते हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ बने। तो इतने यूज़फुल जो फॉरेस्ट हैं उन पूरे को काट दिया जाता है। इसके अलावा जो अर्बनाइजेशन चल रहा है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरों का बढ़ता जाना, बराबर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे शहर और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और शहरों से बढ़ने से नुकसान क्या होता है? तो शहर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो उनके आसपास जो जो फॉरेस्ट एरियाज़ है ना, उन सब को काट कर उसकी जगह पर क्या बना दिए जाते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बराबर ना। मॉल बना दिए जाते हैं, बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, तो उनकी वजह से इन सब पेड़ों को काट दिया जाता है, जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन ये प्रोसेस मतलब पेड़ों को काटते जाना। और इस डिफॉरेस्टेशन से नुकसान क्या? डिफॉरेस्टेशन से जो नुकसान होता है, जंगलों को काटने से जो नुकसान होगा, वो नुकसान भी फिर हमें ही भुगतना पड़ता है। जैसे कि जंगलों को काट देने से बारिश इरेगुलर हो जाती है ना, रेनफॉल इरेगुलर कम हो जाती है, या तो फिर ड्रॉट, अकाल पड़ने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है। डेजर्ट एरिया बढ़ने लगते हैं उनकी वजह से। जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो होमलेस हो जाते हैं, मतलब कि घर बिना के उनका घर फिर कहाँ जाए? पूरे के पूरे जंगल काट दे तो फिर कैसे चलेगा, बराबर ना। कहते हैं 1952 में नेशनल पॉलिसी जब बनी थी ना, तब उन्होंने वर्ल्ड वाइड ये डिक्लेयर किया गया था कि कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर करना हो ना, कोई भी देश को आगे बढ़ना हो, तो उसके लिए हर देश में 33% जितने एरिया में वो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, ट्रीज़ होने चाहिए। मतलब पूरे इंडिया की जितनी भी ज़मीन है ना, पूरा इंडिया जितना भी बड़ा है ना, तो उसमें से 33% जितने एरिया में क्या होना चाहिए? ये फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन जब इंडिया में काउंट किया गया ना उस वक्त, तो हमारे इंडिया में फॉरेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ 23% एरिया में थे। सोचो कि आज़ादी से पहले या ब्रिटिशर्स से भी पहले कहो तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट थे, और ज़मीन यहाँ रहने के लिए लोग वो बहुत कम थे, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब देखो कि अब 33% जो मिनिमम चाहिए ना, वो भी नहीं है। सिर्फ 23% जितने एरिया में अब जो है वो फॉरेस्ट बचे हुए हैं। सोचो ये कितनी जो है वो बड़ी बात है, बराबर ना। इसलिए कहते हैं ना कि भाई हमें फॉरेस्ट को बचाना ज़रूरी है। और फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है रेमेडीज टू कंजर्व फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या किया जाए।
तो देखो, फॉरेस्ट को बचाने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि फॉरेस्ट को बचाना वो से हमें अपनी नेशनल ड्यूटी समझनी चाहिए, बराबर ना, हमारी मोरल ड्यूटी समझनी चाहिए कि नहीं ये हमारा फ़र्ज है कि भाई वो फॉरेस्ट को बचाना ही है। जैसे आप लोग घर का काम करते हो, वो करना ही होता है कि नहीं भाई ये मेरा काम है, मुझे घर में ये हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। तो वैसे ही कि भाई मुझे देश के लिए जंगलों को तो बचाना ही पड़ेगा, पेड़ तो लगाने ही पड़ेंगे, ये सिचुएशन खुद के लिए क्रिएट करनी होगी, तो ये फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होगा, बराबर ना, तो ये फॉरेस्ट बच पाएंगे। ठीक है, आपके आसपास कहीं पर भी कोई भी इलीगली अगर फॉरेस्ट कट कर रहा हो, जंगलों को काट रहा है, तो उन्हें रोकना चाहिए, बराबर ना। इलीगली कोई भी अगर जंगलों को काट रहा है तो उन्हें रोकना चाहिए हमें। ठीक है, अलग अलग जगह पर जितना हो सके लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रोग्राम करने चाहिए, लोगों को भी समझाना चाहिए कि ये जंगलों को काटना कितना गलत है, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम होने चाहिए। और उन प्रोग्राम में जितने हो सके उतना खाली जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ हमें तैयार करनी चाहिए, बराबर ना। हर खाली जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ प्लांट करनी चाहिए। कोई भी खाली जगह हो ना, या तो फिर कोई नदी का किनारा, जैसे रेलवे ट्रैक होता है उसके आसपास, बराबर, या रोड के खाली रोड हो, हाईवे हो, तो उसके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए, है कि नहीं। तो ये ट्राई हमें करनी चाहिए। इनके लिए पता है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हर जगह पर अलग अलग तरह के डेज सेलिब्रेट होते हैं। हाँ, डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं कि जिससे लोगों को, आप स्टूडेंट को पता चले कि देखो एनवायरनमेंट के लिए बचाने के लिए इस डेट पर भी काम किया जाता है। कि जैसे पता है 21 मार्च वो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। 22 अप्रैल तो उसमें अर्थ डे मनाते हैं, अर्थ डे, पूरे अर्थ की प्रोटेक्ट करने के लिए। 5 जून तो वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वो मनाया जाता है। जुलाई का पूरा मंथ वो वन महोत्सव मनाते हैं, बराबर। 16 सितंबर तो वो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग डे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो जिनसे आप स्टूडेंट को या दूसरे लोगों को एक तरह का क्या कहते हैं अवेयरनेस मिलती है, उनमें भी लोगों को पता चलता है कि नहीं ये जंगल हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, ट्रीज़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, और उनको प्रोटेक्ट करना वो हमारी ड्यूटी है, बराबर। दूसरा कि भाई जितना हो सके ना कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। जैसे पता है पेड़ों को जब काटते हैं ना, उनकी लकड़ी का यूज़ वो क्या कहें हम लोग कि भाई एज अ फ्यूल यूज़ होता है, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो उनके लिए कितने सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। इसकी जगह पर सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी, इन एनर्जी का यूज़ अगर करें ना तो पेड़ों को कम काटना पड़ेगा, है कि नहीं। या पता है जंगलों में एक नुकसान होता है, नेचुरली नुकसान होता है फॉरेस्ट फायर की वजह से, जंगलों में जो खुद ही आग लग जाती है उसकी वजह से। और अगर जंगलों में खुद ही आग लगती हो ना तो उसे रोकने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। जो जंगलों में नेचुरल क्या कह सकते हैं नेचुरल फायर होती है उसकी वजह से, बराबर, कि नेचुरली आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जंगलों में इतने सारे पेड़ होते हैं, अगर कोई पेड़ों के पत्ते समझो किसी दिन गिर गए हैं और वो एकदम ड्राई हैं, ड्राई ट्रीज़ हैं, तो पता है उनकी जो स्टीम होती है, उनकी जो लकड़ियाँ होती है, ब्रांचेस होती है, वो भी एकदम ड्राई सूखी होती हैं। फिर समझो बाय चांस हवा की वजह से भी अगर दो लकड़ियाँ आपस में फ्रिक्शन करती हैं या आपस में घिसाती हैं, तो जिनकी वजह से नेचुरली जो है वो वहाँ पर फायर क्रिएट होता है, आग बन जाती है। और पेड़ तो आग को कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे पूरे जंगलों में वो आग फैल जाती है। तो उसे रोकने के लिए पहले ही ध्यान देना चाहिए कि अगर पेड़ सूख रहे हैं ना तो उनकी ब्रांचेस को पहले ही, सिर्फ ब्रांचेस को थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस कट कर देनी चाहिए कि जिससे एक पेड़ दूसरे पेड़ के साथ जो है वो फ्रिक्शन ना करे, कि ये फायर वो क्रिएट ही ना हो। ये ध्यान दिया जाता है ना, बराबर, समझ आ रही है बात है। तो देखो हमें भी ये ध्यान होता है, पता है कि हम लोग अपनी चीज़ें, खुद की चीज़ हो ना अगर कोई भाई जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे लिए, कि हमारा मोबाइल जैसे, बराबर, या घर पे कोई दूसरी चीज़ पड़ी हुई हो तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम लोग कितनी केयर करते हैं, इतनी संभाल कर रखते हैं उन चीज़ों को, कि वो चीज़ें अगर ज़रा से भी टूट जाए, ख़राब हो जाए तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसा।
तो आप इमेजिन तो करो कि भाई जो चीज़ें हमारे लिए इनसे ज़्यादा ज़रूरी है, फॉरेस्ट, ट्रीज़, तो अगर हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस भी समझें तो पता चलेगा ना कि उनका कंजर्वेशन हमें कैसे करना है, बराबर ना। इसलिए कहते हैं सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस समझो कि आपके लिए पेड़ क्यों ज़रूरी है। जब पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई मेरे लिए पेड़ इसीलिए ज़रूरी है, तो आप खुद ब खुद उसको बचाने के लिए जाओगे, पेड़ों को बचाने जाओगे। नहीं तो पता ही नहीं है तो फिर तो जैसे हो वैसे चलने दो, है कि नहीं, यही बात हो जाती है ना फिर तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो बेटा कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस समझो और उनको बचाने के लिए खुद भी अवेयर हो और दूसरों में भी अवेयरनेस फैलाओ इसमें। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो कि आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, चैप्टर नंबर 17 नेचुरल वेजिटेशंस, अब ऐसे ही एसएस के जो दूसरे चैप्टर्स हैं, दूसरे पॉइंट्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।